जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आप सबका अपने YouTube चैनल केडिस लैंग्वेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अध्ययन, अध्यापन और सीखने सिखाने की श्रृंखला के अंतर्गत हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे थे और इस श्रृंखला में पहला पर्चा जो मैं आपको सॉल्व करा रहा था, RS मेंस पेपर 4th हिंदी। आप सबको विदित है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि विषय वस्तु का कोई भी खंड या भाग पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे जुड़े हुए प्रश्न करना। जब आप पुराने पर्चों के प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आप में वो समझ विकसित होती है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके ऑप्शन कैसे होते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है। और इसलिए हर बार मैं आपसे बोलता हूँ कि जितना आप पढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्नों को सॉल्व करना। और वह भी आप प्रश्न सॉल्व करें जो पुराने पर्चों में पूछे हुए हैं। गाइड से सॉल्व करते हैं, बुक से सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप पुराने पर्चों के प्रश्न सॉल्व करें और ये सैकड़ों की संख्या में सॉल्व करें। इस पूरी मुहिम का, इस पूरी श्रृंखला का हमने नाम दिया था परख। तो परख फर्स्ट के अंतर्गत में आपको RS मेंस के पेपर 4th के हिंदी के प्रश्न सॉल्व करवा रहा था और उसके अंतर्गत में आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था। इसी पर्चे के आज कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2018 RS मेंस का पर्चा है हिंदी का। आपको विदित है कि RS के अंतर्गत जो मेंस होता है उसमें चौथा पेपर होता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। उस जनरल हिंदी के अंतर्गत 50 प्रश्न हिंदी व्याकरण के पूछे जाते हैं, जिन पर मैं अपनी टिप्पणी कर रहा हूं, जिनका स्पष्टीकरण आपके समक्ष कर रहा हूं। तो 8 प्रश्न में आपको करा चुका था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। RS मेंस पेपर 4th और हिंदी। और जैसा आप सब जानते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, इसमें हमारे पास चॉइस या ऑप्शन नहीं होते, यह वर्णनात्मक होता है और इसी के अंतर्गत प्रश्न दे करके और खाली स्थान रहता है जिनमें हमें आंसर देने होते हैं। तो हम जरा इसी क्रम में इनको आगे पढ़ते हैं। देखो, 8 क्वेश्चन कर चुके थे। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। देखो, नवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। गौर करें, क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। देखो, शब्द दिया है इन्होंने, पहला अद्यतन, पहला शब्द। दूसरा दिया है आदृत, तीसरा दिया है अंतरंग और चौथा दिया है स्तेय। पूछ क्या रहा है जी? निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, माने कि हमें इनके विलोम शब्द देने हैं। और चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं होती। सबसे पहली बात तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, इस अद्यतन को हम इस भांति भी लिख सकते हैं। याद है, आपको बताया था मैंने आपको संधि के दरमियान कई बार कहा है कि हिंदी में घ महाप्राण है, ध महाप्राण है, लेकिन ऐसा कोई हिंदी में संकेत नहीं है, ऐसी कोई ध्वनि हमारे पास नहीं है। जहां पर भी इस प्रकार का संकेत दिखाई दे तो इसका तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत आधा द है और उसमें यज्ञ मिला हुआ है। तो यहाँ अद्यतन, अगर कभी आप अद्यतन इस भांति भी पढ़ें तो ध्यान रखना वो भी एक ही है। तो ये अद्यतन ये भी सही है और ये भी सही है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके विलोम की जब बात करते हैं तो इसका विलोम होता है साहब पुरातन। क्या होता है जी? पुरातन। और दूसरा इसका विलोम पुरातन के अलावा और क्या हो सकता है? इसके अंतर्गत अन उपसर्ग लगा दें अद्यतन में, तो जो नया शब्द होगा अंधेतन। क्या बोल रहा हूं जी? नया शब्द और क्या बन जाएगा? अंधेतन। तो जरा देखो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इसकी व्याख्या कर दो। पहली बात आप ये समझ गए होंगे कि घ होता है, द होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इसका आशय यही होता है कि द आधा और यज्ञ, चाहे वो पद्य हो, चाहे गद्य हो, चाहे विद्या हो, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश आप लोग करना। यहाँ होता क्या है बालक और बालिकाओं की, ये जो शब्द है अद्य, इस अद्य का तात्पर्य होता है आज। एक बार मेरे संग संग बोलो, अद्य यानी आज। वस्तुतः
ध्यान रखिएगा साहब, अद्य जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, अद्य तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव होता है आज, यानी कि आज जो शब्द है वो तद्भव है और अद्य जो है वो तत्सम है। उसके पीछे, इस अध्याय के पीछे, इस अध्याय के पीछे, अध्याय का मतलब आज, इसके पीछे लगा दिया तन प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया जी? तन। तो अध्याय के पीछे तन लगा दिया तो शब्द क्या बन गया आपका? अध्यतन। ध्यान रखिएगा साहब, इस अध्याय को ऐसे भी लिख सकते हैं, अध्याय का तात्पर्य आज। एक बार फिर देखो, ये दोनों एक ही बात है, यहाँ भी द आधा है। पूरी बात को सुन लो, बाद में करते रहते हो कि ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या लिखा था और वहाँ क्या था। यहाँ द आधा है और यज्ञ पूरा है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है। पहली बात तो ये तत्सम है और ये तद्भव है। इस अध्याय के पीछे तन प्रत्यय लगाया तो हो गया अध्यतन। वन वर्ड में भी आता है, एकल शब्द में पूछा जाता है कि अध्यतन का आशय क्या होता है। जो आज तक से संबंध रखे उसको बोलते हैं अध्यतन, जो आज तक से संबंध रखे, अध्यतन। अब यहाँ आपने दूसरा जो क्या, इसका देखो, इसका लिखा पुरातन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पुरा के पीछे तन प्रत्यय लगा दिया, पुरा के पीछे तन लगा दिया तो क्या बन गया है? पुरातन। पुरा का मतलब होता है पुराना, प्राचीन। इसी पुरा के पीछे अवशेष लगा दूँ तो पुरावशेष हो जाता है। इसी पुरा के पीछे में तत्व लगा दूँ, पुरा तत्व हो जाता है। तात्विक लगा दूँ, पुरा तात्विक हो जाता है, क्योंकि इस पुरा का तात्पर्य होता है प्राचीन। ध्यान दीजिएगा साहब। और फिर दूसरा जो मैंने लिखा उसके अंतर्गत अन लगा दिया, किसमें? अध्यतन में। और यदि आपको मालूम है तो मैंने इसी पर्चे के जो इसके पहले वाले प्रश्न बताए थे वहाँ भली भांति आपको बताया था कि ये अन लगाने के बाद उस शब्द को नेगेटिविटी मिल जाती है, वो नकारात्मक हो जाता है, वो विपरीत अर्थ देने वाला हो जाता है। तो ये अ किसको प्रभावित कर देगा? ना को। तो ना पूरा हो जाएगा तो अन हो जाएगा, और ये जहाँ से जैसा का वैसा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आप पर्चे में प्रविष्ट हो रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो उसने एक ही विलोम पूछा है तो आप इन दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा साहब, किसी का भी चयन कर सकते हो, दो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ दो लिखें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, चूँकि मैं इनका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है और ये भी। लेकिन एग्जाम में जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप किसी एक का ही चयन करें, दोनों में से। दोनों सही है, किसी को भी लिख सकते हो, ये दोनों शब्द एक ही। आदृत, आदृत का तात्पर्य होता है जिसका आदर हो गया है, जिसका आदर किया गया है, जिसका आदर किया गया है उसको बोलते हैं आदृत। और इसके आगे अन लगा देंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा अनादृत। क्या बन जाएगा? ये द है, अनादृत। और क्या बन सकता है? तिरस्कृत। तिरस्कृत का तात्पर्य भी क्या होता है? जिसका तिरस्कार हो गया हो। और क्या हो सकता है? निरादृत। निरादृत। तीनों में से कोई भी शब्द आप यहाँ पर ले सकते हैं। अनादृत में भी आप देखेंगे कैसे बना हुआ है, ये अन लगा दिया है। किसके आगे लगा दिया है जी? अन। किसके आगे लगा दिया है अन हमने? तो हम यहाँ देख कि हम अन लगा रहे हैं किसके आगे? आदृत के आगे। ध्यान दीजिएगा साहब, इसमें हलचीन लगाना होगा। और पीछे क्या लिख दिया जी? आदृत। तो ये आ किसको प्रभावित करेगा? ना को। और जो ही ये न में आ आएगा तो न में आ की मात्रा आ जाएगी और शब्द हो जाएगा आपका अनादृत। अनादृत का तात्पर्य जिसका आदर नहीं किया गया है। इसी प्रकार अंतरंग, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। ध्यान दीजिएगा साहब, आंसर बताना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इनके स्पष्टीकरण जो दे रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, जो स्पष्टीकरण दे रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इधर देखो, अंतरंग वस्तु तो क्या हो रहा है? अंत अथवा यूँ भी कर सकते हैं, दोनों सही है। विसर्ग ही र में रूपांतरित हो रहा है और पीछे क्या लगा दिया जी? अंग। तो अब देखिए ये अ र में आ जाएगा तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? अंतरंग। अंतरंग का तात्पर्य होता है जो बहुत करीबी हो, बहुत घनिष्ठ हो, बहुत नज़दीक हो। कारण अंत का मतलब होता है भीतर। अंत यानी भीतर, अंग यानी भाग या हिस्सा, भीतर वाला हिस्सा। और भीतर वाला हिस्सा कैसा होगा? बहुत करीबी होगा वो तो। इसलिए बोलते हैं ना अंतरंग कक्ष, भीतर का कक्ष। अंतरंग मित्रता, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता। अंतरंग संबंध थे, बहुत करीब के संबंध, बिल्कुल नज़दीक के संबंध, उसको बोलते हैं। तो अंतरंग। और इसका विलोम क्या हो गया? बहिरंग। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, बही। और कहीं अगर आप ये भी पढ़ लें तो परेशान मत होना, बहिर्धन अंग। अब आपका शब्द क्या बन गया जी? बहिरंग। क्यों? क्योंकि ये जो पीछे आधार आ रहा है, पहली बात ये जान लो, विसर्गी आधार में रूपांतरित हो रहा है।
तो ये जो आधा आ रहा है इसमें अ आकर के मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो आप यूँ भी ये और ये दोनों सही है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि बहिरंग, बहि का मतलब बाहर, अंग का मतलब भाग, अंग का मतलब भाग या हिस्सा। तो बाहर वाला जो हिस्सा है, बाहर वाला जो भाग है वो कहलाता है बहिरंग। चाहे फिर वो किसी कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, हॉस्पिटल का हो, कहीं भी हो, आपने कहीं पढ़ा होगा बहिरंग कक्ष। तो जहाँ बहिरंग कक्ष लिखा होता है इसका मतलब बाहर वाला कक्ष, जहाँ आप जाते ही पहले साक्षात्कार जिससे करते हैं, जिससे पहले आप मिलते हैं, वही है बहिरंग कक्ष। तो बहिरंग का तात्पर्य बाहर वाला। ध्यान देना, स्तेय याद रखना साहब, स्तेय का तात्पर्य होता है चोरी, और इसका विलोम होता है अस्तेय। आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा भी होगा अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी न करना, चोरी न करना, यह है आपका स्तेय। तो ये प्रश्न था आपका साहब कौन सा, 9वां। 10वें प्रश्न पर आते हैं। देखो हटा रहा हूं मैं, इनकी जो व्याख्या कर रहा हूं इनको आपको अपने नोट करना। ये व्याख्याएं जो की जा रही है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखा है कि दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची। 10वां प्रश्न मेरे पास ये उसका पर्चा है ओरिजिनल, और उसी से मैं आप बात कर रहा हूं आपसे। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची, दिए गए शब्दों के दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि अब ये शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी के प्रश्न पूछ रहा है। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए, और इसके अंतर्गत इन्होंने पहला शब्द आपके हमारे सामने रखा है परोक्ष, और दूसरा शब्द इन्होंने दिया है कूट। देखिए, परोक्ष का तात्पर्य होता है जो हमारी नज़रों से दूर हो। वस्तुतः जब हम इसकी संधि करते हैं तो यहाँ हमें पराधन अक्षी या अक्ष। पहले बात तो ये दोनों का लोचा क्लियर कर लीजिए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जिनके साथ कुछ अन्य शब्द लगते हैं तो इनकी अंतिम ध्वनि में जो स्वर विद्यमान है उसका लोप हो जाता है। जैसे अक्षी है, निशा है, रात्रि है और इच्छा है। अक्षी, निशा, रात्रि और इच्छा, इनके आगे कुछ जोड़ते हैं तो इनका अंतिम जो स्वर आ रहा है वो लोप हो जाता है। तो ये अक्षी का ई लोप हो जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, विसर्ग ओ में चला जाता है, और विसर्ग संधि का नियम है कि स्वर के बाद यहाँ विसर्ग हो और पीछे आ रहा हो तो उस आ का भी लोप हो जाता है, ये ओ में चला जाता है। तो यहाँ शब्द क्या बन गया आपका। तो यहाँ पहली बात यह कि दोनों आप सही मान सकते हो, अक्षी भी सही मान सकते हो, अक्ष भी सही मान सकते हो। दोनों में से ऑप्शन में कोई एक ही होगा, अगर ऑप्शन आ रहा है तो। समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आप प्रायिकता पहले अक्षी को ही दें। विसर्ग संधि हो रही है परह धन अक्षी। परह का मतलब है दूर, जो हमारी नज़रों से दूर हैं, जो हमारी आंखों से दूर है, जो हमसे देखा नहीं जा रहा, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पर हमारी इंद्रियां नहीं पहुँच रही, वही क्या है, परोक्ष। ध्यान दीजिएगा साहब। तो विसर्ग संधि हो रही है, अक्षी भी सही और अक्ष भी सही। इसका हम विलोम की बात करें तो तिरोहित, सॉरी पर्यायवाची, विलोम नहीं पर्यायवाची, क्योंकि पूछा क्या है उसने, पर्यायवाची। तिरोहित का मतलब भी क्या होता है, तिरह धन हित, यानी कि गायब हो जाना। अब गायब होने को ओझल तो बोल ही सकते हैं, बहुत कॉमन शब्द है ओझल। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक शब्द यूज कर ही रहा हूं आपको, गायब। और क्या कह सकता हूं, अगोचर। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपको केवल दो ही लिखने हैं, आपको अतिरिक्त बुद्धि नहीं लगानी। उसने दो पूछे हैं तो दो ही लिखने हैं, पर मैं 4 क्यों लिखा रहा हूं या मैं ज़्यादा क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि मैं इनका स्पष्टीकरण दे रहा हूं इसलिए। कूट, कूट का तात्पर्य होता है व्यंग्य, छल, किसे कहते हैं। और बताइए, बनावटी, है नहीं, नकली, आभासी। कूट, कूट व्यंग्य, छल, बनावटी, बनावटी, नकली भी कह सकते हो, आभासी भी कह सकते हैं। किसको, इसको, क्योंकि कूट का तात्पर्य यही है। अरे आपने देखा होगा ना कूट भाषा, तो वहाँ जो वास्तविक होता है वैसा नहीं,
कुछ अलग से हमने उसको कौर दे दिया हो, तो ये व्यंग्य है, छल है, बनावटी है। 11वां प्रश्न देखते हैं साहब। देखो 11वां प्रश्न फिर पर्यायवाची पर है। करा है कि इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। प्रश्न नंबर 11वां, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। शब्द क्या दे रखा है देखते हैं। पहला शब्द दे रखा है अरण्य। मालूम है आपको, अरण्य का तात्पर्य होता है जंगल। दूसरा दे रखा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, दीर्घ संधि हो रही है, पुरुष धन अर्थ। देखो दो शब्द दिए हैं, अरण्य और पुरुषार्थ। अरण्य, कानन, क्या कह सकते हैं, जंगल का पर्यायवाची होता है क्या, कानन। कांतार, अटवी, विपिन, याद रखना विपन्न गरीब होता है। विपन्न गरीब है। और विपिन जंगल है। 1, आपको फिर बोल रहा हूं दो ही यूज करने हैं, दो ही लिखने हैं आपको। क्यों? क्योंकि दो ही पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब दें, कोई आपको अतिरिक्त लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ, प्रयोजन, और क्या हो सकता है, उद्यम। अब देखो ये उद्यम, अब मैंने ये उद्यम ऐसे लिखा है, इसका आशय क्या है, आधा द है यहां और यज्ञ वाला है। उद्यम, उद्देश्य, प्रयोजन, उद्यम और उद्देश्य, आपको सिर्फ दो ही देने हैं। 12वां प्रश्न है शब्द युग्म का। देखो हटा दूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। बारहवां प्रश्न, निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। इस पर्चे का क्वेश्चन नंबर 12। निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। देखो निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। पहला दे रखा है वाण और व्रण। दूसरा दे रखा है अग और अघ। एक बार प्रश्न उतार लीजिए, प्रश्न का उत्तर पहले आप अपनी ओर से दें। क्या होता है, वाण और व्रण, अग और अग। देखो वाण किस किस को बोलते हैं? सबसे पहले तो हम वाण बोलते हैं किसको, रंग को। तो आप रंग लिख सकते हो। और ध्यान रखना, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, पहले अगर वाण लिखा है तो पहले आप इसी का लिखोगे। पहले इसका हिंदी, इसका दूसरा मीनिंग यहाँ आएगा, मतलब इसका अर्थ यहाँ आएगा, उसके बाद इसका आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो जी, एक तो क्या लिख दोगे, रंग। और दूसरा क्या हो सकता है, वाण किसे बोलते हैं, जातीय वर्ग। ये भी क्या है, वाणी है, ठीक है। और एक इधर दूसरा क्या लिख सकते हो, वाण यानी होता है घाव। समझ में नहीं पड़ रहा हो तो मैं यहां बता देता हूं। देखो वाण क्या क्या होता है, वाण एक तो रंग और एक जातीय वर्ग या जातीय व्यवस्था। एक ध्वनियों को भी बोलते हैं,
वर्णमाला है ना, तो ध्वनियाँ, और ये व्रण, ये बोलते हैं किसको? घाव को। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे समझ लेना आप लोग, ये तो किसका है? वर्ण का, और ये व्रण घाव। इसी प्रकार अग और अग मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए ये जो अग है इसका तात्पर्य तो क्या क्या होता है जी? आ और ग का मतलब गमन करना, जो गमन नहीं करता, यानी कि जो गमन नहीं करता। सबसे पहली बात तो जो गमन नहीं करता, जो गमन नहीं करता कौन हो सकता है? सूर्य। हालांकि हम ये मानते हैं, धार्मिक दृष्टि से कहते हैं कि सूर्य घूमते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से हम ये मानते हैं कि सूर्य भगवान एक जगह स्थित है। सब ग्रह नक्षत्र उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य स्थिर है। पहाड़, पहाड़ भी गमन नहीं करते। और एक अग, अपना पेड़ भी हो सकते हैं। और ये जो अग है इसका मतलब होता है पाप। किसे बोलते हैं जी? पाप को। ठीक है, हटा दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल यही प्रश्न है। निम्नलिखित, बस इतना सा बदलाव है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। पहला दिया है अपत्य और दूसरा अपथ्य। और दूसरा साम और साम। देखिए इस अपत्य का तात्पर्य होता है संतान। क्या होता है जी? संतान। और इस अपत्य का तात्पर्य क्या क्या हो सकता है? जो स्वास्थ्य वर्धक न हो, हानिकारक हो, अयोग्य हो, या ऐसा भोजन जो पचने में मुश्किल हो। पथ्य और अपथ्य जो थोड़ा सा गरिष्ठ हो, पचने में मुश्किल हो, ये सब जो क्या लिखा है? जो स्वास्थ्य वर्धक ना हो, जो स्वास्थ्य वर्धक। स्वास्थ्य वर्धक का मतलब स्वास्थ्य का वर्धन करने वाला, उसको अच्छा करने वाला, बढ़ाने वाला ना हो, जो हानिकारक हो, अयोग्य हो। और अपत्य संतान। ये जो साम लिखा है इसका तात्पर्य होता है साम वेद। एक वेद का प्रकार है साम वेद। वेद का एक प्रकार है साम वेद, सुना होगा आपने। और एक नीति भी होती है, विपक्षी को या विरोधी को अपनी मधुर बातों से अपने पक्ष में कर लेना, ये भी साम कहलाता है। और शाम यानी होती है संध्या। साम यानी संध्या। अपत्य संतान। अपत्य जो स्वास्थ्य वर्धक ना हो, जो स्वास्थ्य वर्धक ना हो, और दूसरा हानिकारक और अयोग्य। अगला प्रश्न देखते हैं साहब, हटा दूं? देखो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नांकित वाक्यांशों के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। निम्नांकित वाक्यांशों के लिए निम्नांकित
वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। वन वर्ड का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साहब। पहला, सेवा या टहल करने की इच्छा वाला। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला। दूसरा, चोरी छिपे माल ले जाने वाला। चोरी छिपे माल ले जाने वाला। चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला। माल लाने ले जाने वाला, इसमें लिखा हुआ है माल लाने ले जाने वाला। मैं कोई हेरफेर नहीं करूं उसमें, जैसा प्रश्न है बिल्कुल उसी क्रम में आपके समक्ष रख देता हूं। चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला, ये दो शब्द इन्होंने दिए हैं। देखो, सेवा या टहल, सेवा आप जानते हो, टहल आपके लिए नया शब्द है, बिल्कुल नया शब्द है, आपने नहीं सुना। आपने टहल का केवल एक सुना है, धातु के रूप में टहलना। टहल का तात्पर्य होता है किसी के शरीर पर तेल के मालिश करना, वह टहल कहलाता है। टहल का तात्पर्य कुल मिलाकर के सेवा से ही है। किसी की हल्की फुल्की सेवा करना, मालिश वगैरह कर दे, हाथ पैर दबा दिए, तेल लगा करके हाथ पैर दबा दिए, तो ये टहल कहलाता है। तो सेवा या टहल करने की इच्छा वाला। आप याद कीजिए, कई मर्तबा अभी शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड में भी आता है, शुद्ध अशुद्ध में आता है ये शब्द शुश्रूषा। कहीं नोट करो, फटाफट नोट करो। शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुद्ध शब्द यह है, शुद्ध शब्द यह है, शुद्ध शब्द यह है, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ असल में होता क्या है कि ये मात्राएं उल्टी सुल्टी लगा देते हैं, कभी आगे बड़ी पीछे छोटी, पीछे बड़ी आगे बड़ी वगैरह वगैरह। याद रखना, शुश्रूषा में आगे श तालों में छोटे ऊ की और स्र में बड़े ऊ की। शुश्रूषा का तात्पर्य होता है, शुश्रूषा का तात्पर्य होता है सेवा करना या रोगी की सेवा करना। अब इससे मिलकर के बन जाता है, संस्कृत का शब्द है, एक बड़ा प्यारा सा शब्द बन जाता है एक और, शुश्रूषक। क्या बन जाएगा? मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल विजिबल रहे, स्पष्ट ऐसा लिखूं, शुश्रूषक अथवा दोनों शुद्ध शब्द हैं। सेवा करने की इच्छा, हेलो, सेवा करने की इच्छा, और ये शुश्रूषक या शुश्रूषु, सेवा करने की इच्छा रखने वाला या सेवा करने की इच्छा वाला। तो कौन सा आएगा जी? यानी कि यहाँ दोनों कोई सा भी नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पर दो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक ही लिख लेना। मतलब एग्जाम में, कॉपी में तो आप भी दोनों लिखो, या शुश्रूषु, दोनों आप लिख सकते हो। एग्जाम में एक ही लिखना, क्योंकि उसने एक ही मांगा है। मांगा क्या है? वन वर्ड देना है आपको, एकल शब्द है तो कोई एक ही, पर जो भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। और वैसे भी एक ध्यान रहेगा तो दूसरा अपने आप रहेगा। चोरी छिपे माल ले जाने वाला कहलाता है, सबको मालूम होगा ये तो, तस्कर। क्या बोलते हैं? तस्कर। चले साहब, हटा दूं? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये शुश्रूषु और शुश्रूषा, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 15वां, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। लिखा है कि इन वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। इन वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। यानी कि अगर मैं, हालांकि निम्नांकित को ना हटाऊं तो भी कोई बात नहीं, पर मैं चूंकि उसकी मौलिकता के साथ छेड़छाड़ ना करूं,
तो क्या कर सकता हूँ, इन वाक्यांशों के लिए, देखो इसको यहाँ लिख देता हूँ, इन वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। मतलब पुनः हम कह सकते हैं कि प्रश्न कौन सा आ गया, वन वर्ड का। वही देखो पहला दिया है, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, ध्यान दीजिएगा साहब, जिसे पार करना कठिन हो, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करें, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करें। ये दो हमारे सामने हैं वन वर्ड के प्रश्न। एकल शब्द के वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जिसे पार करना कठिन हो, विद्यार्थी उसको बोलते हैं दुर्लंघे। क्या बोलते हैं जी, दुर्लंघे। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसको लांघना कठिन हो, तो लांघना या पार करना एक ही बात है। और जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे उसको बोलते हैं प्रतिनियुक्त। क्या बोलते हैं जी, प्रतिनियुक्त। याद रखिएगा साहब, प्रतिनियुक्त। और ये प्रक्रिया कहलाती है प्रतिनियुक्ति। और इसको एक और बोल देते हैं स्थानापन्न। स्थान धन आपन्न, तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। हटाता हूं, उतार लिए होंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप तुरंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, यानी कि ये अशुद्ध दिए होंगे। देखो पहला अशुद्ध क्या दिया है इसने वाक्य, उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। और दूसरा, ये स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। ये स्मारक संगमरमर पत्थर ये स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। देखिए साहब, करना क्या है, शुद्ध करना है, बस इतना सा है। देखें क्या शुद्ध हो सकता है, देखते हैं। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। भाई साहब, आंसू हैं तो आंख में ही आएंगे, आंसू हैं तो आंख में आएंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि उस करुण दृश्य को देखकर उसके
आंसू आ गए, उस करुण दृश्य को देखकर उसके आंसू आ गए। ध्यान दीजिएगा, उस करुण दृश्य को देखकर उसके आंसू आ गए। कॉमन सेंस की बात है ना यार, आंसू कहाँ आएंगे? आंखों में। या फिर यूं कहो कि उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखें भर आई। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखें भर आई, ठीक है। और या उस करुण दृश्य को देखकर उसके आंसू आ गए, ये हो गया हमारा शुद्ध वाक्य। 3 बार चिन्ह लगा दिया है मैंने, इस पर ध्यान रखना, समझ जाओगे ना अब तो। उस करुण दृश्य को देखकर, उस करुण दृश्य को देखकर उस करुण दृश्य को देखकर उसके आंसू आ गए। यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। हेलो, अरे भैया, संगमरमर जो है वो पत्थर ही होता है। संगमरमर किसी खाद्य पदार्थ का नाम है क्या? संगमरमर क्या है? एक प्रकार का स्टोन ही है। तो अब यहाँ पत्थर शब्द का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका उल्लेख ना करें, आपका वाक्य सही हो गया। ये स्मारक संगमरमर से निर्मित है। कब? याद रखिएगा, पत्थर को हटा दीजिए, पूरा वाक्य सही हो जाएगा। हटा दूं? देखो, अगला प्रश्न भी वाक्य शुद्धि पर ही है। इन वाक्यों को के शुद्ध रूप लिखिए। इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। केवल इन जोड़ना है और यहां 17 कर देता हूं। प्रश्न संख्या 17, इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला, वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है। वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है। ध्यान दीजिएगा साहब। दूसरा इन्होंने दिया है, बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। देखो, वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है। अब आप यहां एक चीज आप समझ लीजिएगा, क्या कि ये प्राय और बार बार दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें। वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है। मेरा आपसे परामर्श है, या तो प्राय का प्रयोग करें और या तो बार बार का प्रयोग करें, दोनों में से किसी एक का। प्राय या बार बार। क्या बोल रहा हूं जी? वह प्राय, सुनो ना ध्यान से, वह प्राय मुझसे मिलने आता है या वह बार बार मुझसे मिलने आता है। प्राय या बार बार, या लगा दिया। या का मतलब या तो प्राय आएगा या बार बार ही आएगा। समझ गए? तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा हूं? वह प्राय मुझसे मिलने आता है या फिर वह बार बार मुझसे मिलने आता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां अगर मैं शुद्ध करूंगा तो इन दोनों के बीच में अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। ऐसे भी इसका तात्पर्य, ऑब्लिक का तात्पर्य, इस त्रियक का तात्पर्य ये कि या तो प्राय लिखो या तो बार बार लिखो। हैव यू गॉट? लेकिन उसने वहां क्वेश्चन ये दिया था, तो जब आंसर देंगे तो या तो प्राय का प्रयोग कर लेंगे और या बार बार का। बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। अरे बच्चे को ठंडा थोड़े करना है, दूध ठंडा करके, दूध ठंडा करके दूध ठंडा करके बच्चे को पिलाओ या बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। या बच्चे को दूध जरा देखो तो क्या लिखा है, क्या लिखा है? बच्चे को दूध
बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ, या दूध ठंडा करके, या दूध ठंडा करके बच्चे को पिलाओ, या बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। कुल मिलाकर के ठंडा बच्चा नहीं होना चाहिए, दूध होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों थे। इसमें आपको प्राय या बार बार में से एक चुनना है, हटा दूं। ये थे आपके वाक्य शुद्धि के 25 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। 18वां प्रश्न है शब्द शुद्धि का। निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। देखिए, निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यह क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। इसमें इसने पहला शब्द दिया है अशुद्ध के रूप में मल्लयुद्ध। आपको लग ही गया होगा क्या शुद्ध होगा। महात्म्य, कृत्य कृत्य, अनंत द्वंद्व, ये इन्होंने 4 शब्द आपके समक्ष, हमारे समक्ष हैं। 4 शब्द इन्होंने दिए, इनके शुद्ध लिखने। बच्चों और बच्चियों जरा इधर आप आइए। छात्रों, मल और मल्ल, इस मल का तात्पर्य तो क्या होता है जी? गंदगी। और इस मल का तात्पर्य होता है योद्धा। जानते हो ना? और बड़ा मल्ल था, भट्ट, योद्धा, ये 2 बार ल हैं। मल्ल युद्ध कर रहा है। मल्ल युद्ध होते थे ना, जहाँ 2 व्यक्ति बड़े बड़े पहलवान, बहादुर, शक्तिशाली व्यक्ति लड़ते थे। तो यहाँ इसका शुद्ध रूप होगा, ये तो गंदगी का युद्ध, तो गंदगी का युद्ध थोड़ी होगा। शुद्ध शब्द क्या बनेगा जी? मल्ल युद्ध। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, ये तो मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ। पूरी संधि के अंतर्गत मैंने आपको इस चीज़ समझाने की चेष्टा की है कि यहाँ युद्ध को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको ऐसा भी लिखे, दोनों एक ही बात है। मल्ल युद्ध। और ये भी क्या है? मल मत बोलना, मल्ल युद्ध, आधा ल है तो उसकी साउंड आपके उच्चारण से आनी चाहिए। मल्ल युद्ध। महात्म्य, ये शब्द भाई साहब एग्जाम का फेवरेट शब्दों में से एक है, कारण कई बार एग्जाम में आता है। महात्म्य। वस्तु तो यहाँ का लॉजिक क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। हमारा शब्द है महात्मा, उसमें यज्ञ प्रत्यय लग रहा है। जब यज्ञ प्रत्यय लगता है महात्मा में तो आगे अ का आ हो जाता है। और ये महात्मा में भी क्या हो रहा है? इसको पुनः तोड़ देता हूँ। महाधन आत्मा, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। आत्मा के आगे महा लगा दिया, शब्द हो गया महात्मा। महात्मा में यज्ञ प्रत्यय लगा दिया, आ का आगम हो गया तो शब्द हो गया महात। और ये म आधा रह गया और यज्ञ में इसके पीछे आ गया तो महातम में। कृत्य कृत्य नहीं होता है जी, कृत कृत्य होता है। क्या बोला जी मैंने? बोर्ड पर देखो, कृत कृत्य, कृत कृत्य, कृत कृत्य यानी कि कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। सुंदरकांड पढ़ा रामचरितमानस का, तो हनुमान जी कहते हैं जानकी से, माता जानकी से, अब कृत कृत्य भयऊ में माता, अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तो कृत कृत्य यानी कि कृतज्ञ, आभारी। अंतर्द्वंद, ओहो खूब पूछा जाता है ये आरपीएस एलडीसी में भी आया हुआ है। अंतर द्वंद्व, ध्यान दीजिएगा सब। अंतर द्वंद्व। वस्तुतः यहाँ का लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। ये अंतर कभी किसी पुस्तक में ये पढ़ ले तो भी एक ही बात है, विसर्गीय आधार हमें जा रहा है, ये क्लियर कर लीजिएगा। और पीछे द्वंद्व, तब एक कॉमन सेंस की बात है ना। ये र कहाँ निकलेगा? रेप के रूप में आने वाली ध्वनि के ऊपर और ध्वनि कौन सी आ रही है?
आपका द के ऊपर निकल जाएगा। हाँ, इसको एक और यूं भी लिख सकते हैं, अंतर द्वंद्व। ये हलचेन लगा रहा हूं मैं। शब्द क्या होगा? देखो, हर चीज का मैं स्पष्टीकरण आपके समक्ष लिख रहा हूं। मैं केवल प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा हूं, उनका स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य, मेरा तात्पर्य, मेरा अभिप्राय और मेरा औचित्य भी यही है कि मैं आपको उन सारी चीजें बताऊं। आंसर ही देने होते तो 10 मिनट में कर देते। अनंत द्वंद्व नहीं, अंतर द्वंद्व, अंतर द्वंद्व। और यहां पर भी देखो, अंतर द्वंद्व। ये आधा द पूरा व, फिर आधा द पूरा व, और ये जो अनुस्वार है वकार पर है और यहां निकल जाएगा। थोड़ा कैसे? अंत या अंतर्धन द्वंद्व। 18वां प्रश्न हटा देता हूं। अगला देखिए, 19वां प्रश्न। 19वां है कि निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यानी कि बिल्कुल वही प्रश्न है, शुद्ध रूप लिखने हैं। देखिए, अनुषंगिक, इसी पर्चे का प्रश्न है 19वां। निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अनुषंगिक। दूसरा पूछ रहा है पुनरावलोकन। खूब लिखाया हुआ है ये, ऑफलाइन क्लासेस में खूब बताता था कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, और वही प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष है। तंदुरुस्त लिखा है इसने, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। और चौथा इसने दिया है स्थायित्व। ध्यान दीजिएगा साहब, ये 4 शब्द इन्होंने दिया है और कहा गया है क्या? शुद्ध करके लिखना है। यानी कि ये अशुद्ध है। वस्तु तो बच्चों और बच्चियों, यहाँ शुद्ध शब्द होता है आनुषंगिक। क्या बनता है जी? उसके पीछे की लॉजिक भी समझ लो। अनुषंग में एक प्रत्यय लग रहा है, अनुषंग में एक प्रत्यय लग रहा है, तो शुद्ध शब्द क्या बन गया? आनुषंगिक। पुनरावलोकन नहीं होता, पुनर्वलोकन होता है। पुनरावलोकन नहीं होता। यहाँ क्या लिख रहा है? पुनरावलोकन। यहाँ क्या है देखिए, पुनर्वलोकन, और यहाँ पुनरावलोकन था। कारण क्या है विद्यार्थियों? यहाँ भी अगर आप लोग गौर करोगे तो ये पुनर्धन अवलोकन, या यूँ भी कह सकता हूँ पुनर्धन अवलोकन। विसर्ग ही आधार में जाएगा। सुन लो ना, ये इस आधार में कौन आकर मिल जाएगा? अ तो र पूरा हो जाएगा। तो फिर या की मात्रा कहाँ से आई जब पीछे आ ही नहीं रहा? अगर ये शुद्ध है तो यहाँ अवलोकन होना चाहिए। नहीं, वस्तु तो यहाँ भी अव उपसर्ग लग रहा है लोकन में। अवलोकन यानी देखना, पुनः यानी फिर से किसी चीज को देखना, फिर से निहारना। तो फिर से देख लेना, यही क्या होता है? पुनरावलोकन। तंदुरुस्त नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है तंदुरुस्त। क्या होता है? और यहां पर होता है जी स्थायित्व। मैं एक बार यहां कहना चाहूंगा, जिन छात्र छात्राओं ने मेरी ऑफलाइन क्लासेस में हिंदी पढ़ रखी है वो इस बात को महसूस कर लेंगे, समझ लेंगे, एक भी शब्द नहीं है जो कॉपी से बाहर हो। शुद्ध में सब लिखे हुए शब्द हैं। और यही नहीं, आज दिन तक का कोई सा भी पर्चा हो, हर टॉपिक जो आपको पढ़ा दिया गया है, फिर उससे होने वाले प्रश्न आपकी कॉपी से बाहर नहीं होंगे, उससे आने वाले प्रश्न आपकी कॉपी से बनेंगे। ठीक है साहब, ये थे आपके कुछ शुद्धिकरण के प्रश्न। आगे आऊं तो लिखा हुआ है, अगला प्रश्न है, इन मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां। इन मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है? इन मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग
कीजिए। पहला है आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना, चर्बी छाना, आंखों में चर्बी छाना। और दूसरा, हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना। जरा ध्यान दीजिएगा साहब, क्या लिखा हुआ है? आंखों में चर्बी छाना और हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना। अब इसने कहा है कि इन वाक्यों का, इन मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग भी करना है। तो देखते हैं। हाँ जी, क्या देखा? आंखों में चर्बी छाना यानी कि घमंड होना, हाथों के तोते उड़ना यानी घबरा जाना। मैंने इसके उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं। उसने परीक्षा क्या पास कर ली, उसकी आंखों में चर्बी छा गई। उसने परीक्षा क्या पास कर लिया। आप कई वाक्य और भी बना सकते हो। उसने नया घर क्या खरीद लिया, उसकी आंखों में चर्बी छा गई। और भी कई वाक्य आप बना सकते हो। यानी कि घमंड होना, आदमी को कुछ उपलब्धि हासिल हो जाए, कुछ ऐसे पदार्थ हासिल हो जाए जो उसके लिए बड़ा दूर की बात हो और उसने हासिल कर ले हो, तो ऑटोमेटिक ही आदमी घमंडी हो जाता है। तो यहाँ आपने कहा कि उसने परीक्षा क्या पास कर ली, उसकी आंखों में चर्बी छा गई। मोहन ने मेरी घड़ी उठाकर जेब में रख ली। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि मोहन ने मेरी घड़ी उठाकर अपनी जेब में रख ली। उसकी में नहीं, अपनी। ये अपनी किसके लिए आएगा? मोहन के लिए। मोहन ने मेरी घड़ी उठाकर जेब में रख ली, लेकिन ज्यों ही उसने मुझे देखा उसके हाथों के तोते उड़ गए, यानी कि घबरा गया। तो ये थे हमारे पास मुहावरे दो। 21वां प्रश्न देखते हैं, उतार लीजिएगा आप लोग इनको और आगे बढ़ते हैं। देखो वापस यही है कि निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। तो निम्नांकित मुहावरे, मुझे यहां सिर्फ क्या करना है? निम्नांकित, बस इतना सा जोड़ना है। और प्रश्न संख्या है ये 21। देखो, इसके पहले 20 था, ये 21 है। और लिखा हुआ है निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना। दूसरा, पानी पी पी कर कोसना। ये तो हम खूब बोलते भी हैं। पानी पी पी कर कोसना। देखो, नाक का बाल होने का तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होना। किसी व्यक्ति का किसी के लिए बहुत अधिक लगाव होना, बहुत ज़्यादा प्रिय होना। और पानी पी पी कर कोसना का मतलब होता है बहुत भला बुरा करना, गालियाँ देना, वो होता है पानी पी पी कर कोसना। तो ज़रा हम इनके भी वाक्य देखते हैं। ठीक है साहब, तो ये उदाहरण आपके सामने है। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, और पानी पी पी कर कोसना, बहुत अधिक भला बुरा करना, बहुत ज़्यादा बुराई करना, यहाँ तक कि गाली देना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। राम अपने छोटे, अच्छा इसका देखो, पहले वाले का मैं यहाँ पहला और यहाँ पर दूसरा। राम अपने छोटे बेटे की हर अच्छी बुरी बात मान लेता है, क्योंकि वह उसके नाक का बाल है। मतलब राम अपने छोटे बेटे की अच्छी के साथ साथ बुरी बातें भी मान लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको बहुत अधिक प्रिय है, नाक का बाल है, और नाक का बाल है तो बहुत ज़्यादा प्रिय है। गली में किसी ने मोहन की कार ठोक दी। गली में किसी ने मोहन की कार ठोक दी। तो उसने किसने? मोहन ने। तो उसने सभी को पानी पी पी कर कोसा, यानी कि सभी को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा।
लाइन से ही एक सबको ले लिया नंबर पर। होता है ना, किसी ने कोई बाइक अड़ा कर चला गया, कोई कार अड़ा कर चला गया, हम पता नहीं है तो पूरी गली वालों के ही वो माथे ले लेता है। बस वही स्थितियाँ हो रही है कि गली में किसी ने मोहन की कार ठोक दी तो उसने सभी को पानी पी पी कर कोसा। ये था आपका साहब 21वां प्रश्न। मुहावरे का निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। 22वां प्रश्न देखते हैं, ये लोकोक्ति का है। 22वां प्रश्न देखो, बाईसवां प्रश्न है, निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए, अर्थात वाक्य में प्रयोग नहीं करना, केवल भावार्थ लिखना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्नांकित लोकोक्तियों, निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखिए साहब, इसके पहले की जो बात हुई थी अपनी, वो थी मुहावरे। मुहावरों के अंतर्गत हमने उनका लिखा था वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। यहां इसने कहा कि वाक्य में प्रयोग करने की बात नहीं बोली, सिर्फ क्या कहा है, निम्नांकित, निम्न धन अंकित, दीर्घ संधि हो रही है, नीचे जो अंकित है उन लोकोक्तियां, लोकधन उक्ति, गुण संधि बताई थी ना, लोकधन उक्ति, लोकोक्तियों का, अब यहां बहुवचन कर दिया लोकोक्ति का तो लोकोक्तियां हो गया, तो निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ, भाव धन अर्थ, दीर्घ संधि लिखिए। तो देखो पहला है, तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो। अगर इसको कहीं यूं पढ़े, तेल देखो और तेल की धार देखो, तब भी बात एक ही है। तेल देखो तेल की धार देखो। दूसरा है, नकार खाने में तूती की आवाज। नकार खाने में तूती की आवाज। नकार खाने में तूती की आवाज। देखो साहब, निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखना है ना, तेल देखो और तेल की धार देखो। इसका आशय क्या होता है साहब, कई बार आपने अपने दिनचर्या के अंतर्गत, लोक व्यवहार में आपने खूब ये सुना होगा, अरे तेल देख और तेल की धार देख। यानी कि थोड़ा सा कभी आप ऐसा फील करें, जब आपको किसी लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ नहीं आ रहा हो, तो आप अगर थोड़ा भी आपने हिंदी को ठीक से पढ़ा है, जिया है, आपने अपने विद्यार्थी काल में कभी भी, कॉलेज लाइफ में, स्कूल में, तो आपको कहीं ना कहीं वो लोकोक्ति या वो मुहावरा आपने पढ़ा है। और अगर वो पढ़ा है तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा वो कि यार इसका हमने किस संदर्भ में। अब देखो तेल की धार देखो, यानी कि परिस्थिति का ठीक से आकलन करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, परिस्थिति का ठीक से आकलन करना चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, उसका हमें ठीक से आकलन करना चाहिए। परिस्थिति का धैर्यपूर्वक आकलन करना। परिस्थिति का धैर्यपूर्वक आकलन करना, यह कहलाता है तेल देखो और तेल की धार देखो। नकार खाने में तूती की आवाज। पहली बात तो आप ये देखो, मैंने यहाँ ख के नीचे नुक्ता लगाया है, हेलो, चूंकि ये ख जो है, इधर देखो, खाना और खाना, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा।
अधिकतर विद्यार्थियों के लिए नया है, हालांकि मैं ऑफलाइन क्लास में खूब बताता हूँ। जहाँ नुक्ता नहीं लग रहा ये तो है आपका भोजन, हिंदी से, और ये नीचे खाना, जहाँ ख के नीचे नुक्ता लग रहा है, इस खाना का तात्पर्य होता है स्थान, इसका तात्पर्य होता है जगह। कत्ल खाना, दवा खाना, कसाई खाना, कारखाना, और ये है खाना। दोनों में अंतर है, ख है, थोड़ा नीचे से निकलेगा, नुक्ता लगा है ख, और ये है ख, तो ये खाना और ये खाना। नकार खाने में तूती की आवाज़ है, जहाँ नगाड़े बज रहे वहाँ तूती की कौन सुने, यानी कि बड़ों के बीच में छोटों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, बड़ों के बीच में छोटों की कोई नहीं सुनता। बड़ों के बीच में छोटों को कोई नहीं सुनता। बड़ों के बीच में छोटों को कोई नहीं सुनता। यह है किसका अर्थ? नकार खाने में तूती की आवाज़। मैं चाहूँ तो वाक्य में प्रयोग आपको कर सकता हूँ, हालांकि पूछा नहीं है। जैसे तेल देखो और तेल की धार देखो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि नया घर खरीदने में जल्दबाजी ना करें, नया घर खरीदने में जल्दबाजी ना करें। तेल देखो और तेल की धार देखो कि परिस्थिति का धैर्यपूर्वक पहले आकलन कीजिए। नकार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के बीच में छोटों की कोई नहीं सुनता। मैंने भी मंत्री जी के सामने बेरोजगारों की समस्या उठाई थी, मैंने भी बेरोजगारों की समस्या बताई थी, मैंने भी मंत्री जी के सामने बेरोजगारों की समस्या बताई थी, लेकिन वहाँ पर सभी वीआईपी थे और वहाँ नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता, यानी कि बड़े बड़े लोगों में छोटी आवाज़ कोई नहीं सुनता। 23वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हटाता हूं मैं इनको। तेईसवां प्रश्न है वही, निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। मुदई सुस्त, गवा चुस्त। देखो, मुदई सुस्त और गवाह चुस्त। ध्यान दीजिएगा साहब। दूसरा, सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। सूतन कपास, सूतन कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। मुदई सुस्त, गवा चुस्त। अरे जिसको जरूरत है, जो पीड़ित है, वो तो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, और दूसरे वो चुस्त हैं, यानी कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुदई सुस्त और गवाह चुस्त, इसका तात्पर्य है कि मुख्य व्यक्ति निष्क्रिय रहे, पीड़ित निष्क्रिय रहे। सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। न तो सूत है और न कपास है, न तो सूत है न कपास है, और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा हो रहे, यानी कि बिना कारण, अकारण किसी से झगड़ा करना, बिना आधार के, बिना कारण के। तो यहां पर क्या कर सकता हूं जी? मुख्य व्यक्ति अथवा पीड़ित का निष्क्रिय होना मुख्य व्यक्ति या पीड़ित का निष्क्रिय होना। याद रखना, यहां पीड़ा में एक प्रत्यय लग रहा है,
पीड़ा में इत लगा दिया, शब्द हो गया पीड़ित। सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अकारण, अकारण बोले तो बिना कारण, बिना आधार। बिना आधार या अकारण किसी से झगड़ा करना, यह होता है सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। मैं इनको वाक्य में प्रयोग करके अगर आपको बताऊं तो कह सकता हूं, विद्यार्थियों, मुदई सुस्त गवाह चुस्त। अन्याय राम के साथ हो रहा है, लेकिन वो तो पुलिस के पास भी नहीं जा रहा है और हम कोर्ट जाने के लिए, अदालत जाने के लिए तैयार हैं। वही बात हुई, मुदई सुस्त गवाह चुस्त। सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। राम ने मोहन के बारे में कुछ नहीं बोला, राम ने मोहन के बारे में कुछ नहीं बोला, फिर भी मोहन राम से झगड़ा करने लगा। ये वही बात हुई, सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। ये थे साहब आपके ये 23वां प्रश्न था। चूंकि 22 इसके पहले था, लैंग्वेज वही थी, तो ये 23वां था। अगला प्रश्न हमारे पारिभाषिक शब्दावली से इंग्लिश के प्रश्न, जो हमें इंग्लिश के शब्द जो हमें हिंदी में बताने होंगे, तो जरा देख लेते हैं। 24 और 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक हिंदी पारिभाषिक लिखिए। क्या लिखा है जी, देखो जरा। निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों, निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक लिखिए। यहां उसने शब्द नहीं दिया, लेकिन यहां शब्द है क्या? निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक। तोड़ोगे तो क्या बनेगा? समान धन अर्थक। समान धन अर्थक तो क्या बन गया? समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। उसने शब्द का उल्लेख नहीं किया, अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। पहला जो है स्पेलिंग सही लिखना, मैं भी साफ लिखूं कि आपको समझ में आए। DETENUE, डिटेनी, DETENUE, दिखाई दे रही है स्पष्ट? DETENUE, यस, डिटेनी। दूसरा है स्टैट्यूटरी, इसका उच्चारण होता है स्टैट्यूटरी। ये तो शब्द इसने दिया है। देखो, डिटेनी का तात्पर्य होता है नजरबंद। नजरबंद, राजनीतिक कारणों से बहुत सारे लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिटेन्यू। स्टैट्यूटरी का तात्पर्य होता है कानूनी, और क्या बोल सकता हूं जी, वैधानिक। पान मसालों के ऊपर भी लगभग शायद लिखा आता है ऐसा। उसके बाद 25वां प्रश्न है हमारा, हटाता हूं, कर लीजिए आप नोट। निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक लिखिए। यानी कि वही प्रश्न है, कुछ भी नहीं किया। पहला दिया है इसने कट मोशन, कई बार आया हुआ है भैया और बहनों,
कट मोशन, और दूसरा है यस, और दूसरा है सुपरसीड। कट मोशन और सुपरसीड। कट मोशन का तात्पर्य होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती, काट में होती प्रत्यय लगा दिया, कटौती प्रस्ताव। और सुपरसीड अधिक्रमण। अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण नहीं, अधिक्रमण। अधिक्रमण का आशय होता है, सुपरसीड का आशय होता है किसी का स्थान ले लेना, किसी का स्थान ले लेना। तो विद्यार्थियों, ये था परख सेकंड। हमने इस पूरी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का नाम दिया है परख। परख फर्स्ट इसके पहले आपके समक्ष मैंने रखी थी, ये परख सेकंड है, जिसके अंतर्गत 2018 आरएस भर्ती परीक्षा का मेंस, आरएस मेंस जो था उसका चौथा पेपर जो लैंग्वेज का होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक जो होता है, चौथा पर्चा, उसमें 50 नंबर के हिंदी के ग्रामर के प्रश्न थे। 8 इसके पहले वाले भाग 1 में सॉल्व करवाए। शेष प्रश्न आज मैंने हल करवाए और उनकी बिल्कुल सार्थक, सटीक और सार गर्भित और बिल्कुल एग्ज़ाम के व्यू से जैसा होना चाहिए वो चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखी। ठीक है साहब, जल्दी आपके समक्ष पुनः आता हूँ अगले किसी अध्याय के साथ, अगले किसी प्रकरण के साथ। थैंक यू।